नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं बुलंदशहर ज़िले के एक ऐसे नेता जो इस ज़िले के लाडले हैं और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नेता चौधरी शिवपाल सिंह जी आज हमारे बीच में हैं और हम बात करेंगे उनके राजनीतिक सफ़र और उनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातों पर। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं चौधरी शिवपाल सिंह जी से। जी भाई साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका स्वागत है। आपका रेपुटेशन मीडिया की रेपुटेशन भी आपके नाम के हिसाब से है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार। तो शिवपाल सिंह जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा, शुरुआत करता हूं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म जनपद बुलंदशहर के बिलाक ऊंचा गांव में एक छोटा सा गंगा किनारे गांव पड़ता है मवई, जहां बड़ा प्रसिद्ध मांडव आश्रम बना हुआ है। जी जी। मैं उस गौरवशाली धरती पर पैदा हुआ हूं, मवई गांव में। तो वहाँ को बड़े प्रसिद्ध संत रहे हैं मांडू में? मांडव बाबा अपने आप में बहुत प्रसिद्ध थे। जी जी। और उनके नाम से वहाँ आश्रम बना हुआ है और बड़ी श्रद्धा है लोगों में। तो आपका बचपन उसी गांव में गुजरा? मेरा बचपन उसी गांव में गुजरा है। जी। और उसके बाद में मेरे पिताजी मुझे शिक्षा के लिए बुलंदशहर ले आए थे। प्राथमिक एजुकेशन आपकी वहीं? प्राथमिक एजुकेशन मेरी प्राइमरी स्कूल मवई में हुई है। उसके बाद में 10th क्लास तक मैं गणेश स्मारक इंटर कॉलेज नरसैना में पढ़ा हूँ। जी। उसके बाद में DAV कॉलेज बुलंदशहर में मेरी एजुकेशन हुई। और उसके बाद में NRC कॉलेज खुर्जा में मैंने पहले BCom किया, फिर वहीं से लॉ किया। अच्छा, आप BCom LLB? BCom LLB। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो शिवपाल सिंह जी, आपके फादर की अगर मैं बात करूं तो फादर की पृष्ठभूमि क्या थी? मेरे पिताजी एक सच्चे किसान थे। बहुत सादा जीवन, उच्च विचार वाले मेरे पिताजी थे। और मेरे पिताजी का एक मैं आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण एक वाक्य सुनाता हूँ कि मेरे पिताजी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी थे। आप ही की तरह? तो मेरे पिताजी मुझसे भी ज़्यादा। अच्छा। मेरे पिताजी खेत में पानी लगा रहे थे तो पड़ोसी ने मेरे पिताजी को, जब चाइना वार चल रही थी, जी जी, उन दिनों पड़ोसी ने कह दिया, भाई त्रिलोक सिंह तुम इतने हट्टे कट्टे, इतने हेल्दी हो, तुम्हें तो फौज में होना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने तभी उस वक्त वो कसला उनको देकर, जो पानी लगा रहे थे, फावड़ा उनको देने के बाद बोले कि अच्छा ठीक है, फावड़ा मेरे घर पहुंचा देना। और मेरे पिताजी सीधे फौज में जाकर भर्ती हो गए। कुछ समय आर्मी में भी रहे? हाँ, आर्मी में रहे। मेरे पिताजी कई साल रहे थे। मगर मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी थे वो हमारे पिताजी के साथ पिता का रोल अदा करते थे। तो वो प्यार में अंधे होकर उन्हें कुछ सालों बाद वहाँ से रिक्वेस्ट करके वापस ले आए थे। फिर मेरे पिताजी ने किसानी के साथ साथ व्यापार शुरू किया। अपने छोटे भाई, मेरे जो चाचा जी थे दीपचंद जी, जिन्हें दरोगा जी के नाम से बोलते थे, उनके साथ पहले खांडसारी का बिजनेस किया। तो दरोगा जी क्यों बोलते थे उनको? बस वो थोड़ा सा लोगों के फैसले बड़े अच्छे ढंग से निपटवाते थे। अच्छा। और सच्ची बात को वो बिल्कुल पुलिस अंदाज में ही सच्ची बात बोलते थे, तो इसलिए लोग उन्हें दरोगा जी कह के बोलने लगे थे कि आप तो दरोगाओं की तरह निर्णय लेते हो। दर्शकों में एक बात आपको बता दूं कि चौधरी शिवपाल सिंह के जो फादर त्रिलोक चंद जी और उनके एक छोटे भाई दीपचंद जी, ये दो भाइयों की मैं अगर बात करूं तो 60 के दशक की, तो उस ज़माने में बड़ी अच्छी जोड़ी थी। और आज तो लोग कोई बिजनेसमैन कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस ज़माने में उन दोनों भाइयों ने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर और ऊंचा गांव इनका ब्लॉक पड़ता है, उस ब्लॉक के अंदर उस ज़माने में एक मिसाल कायम की थी। दोनों भाई बड़े अच्छे बिजनेसमैन के रूप में उभरे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी चर्चा आपसे हुई तो इनके फादर का बड़ा नाम रहा। दोनों भाई, छोटे दीपचंद जी थे, बड़े आपके फादर थे। दोनों ने ज़िले के अंदर बड़ा अच्छा कार्य किया। तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। इतना प्यार था कि लोग उन्हें दोस्त समझते थे। जी। वो भाई के साथ साथ दोस्तों की तरह रहते थे।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पिताजी का एक हमेशा सिद्धांत रहा कि वो उस करैक्टर को पसंद करते थे कि हमेशा आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आदमी के जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। और हमारे पिताजी को और हमारे चाचा जी को दोनों का एक सिद्धांत था कि जो आप मेहनत करके ईमानदारी के रास्ते पर चल कर जो आप कमाएं, आय में से कुछ परसेंटेज दान पुण्य करना चाहिए। तो हमारे पिताजी और चाचा जी हर वर्ष गरीबों को रजाइयाँ बांटना और इस तरीका का करते रहते थे। वो उनकी सोच थी। स्टार्टिंग में क्या व्यापार स्टार्ट किया उन्होंने? स्टार्टिंग में पहले खांडसारी का किया, उसके बाद में जो गुड़ खरीदना, गेहूं खरीदना, जिसको भर साल का व्यापार कहते हैं, वो किया। उसके बाद में भट्टों के बिजनेस में एस्टेब्लिश हुए और भट्टों के बिजनेस में ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी तरक्की की। मंदे जमाने में बड़ा नाम कमाया उन्होंने। उसके बाद में साइड बिजनेस भी करते रहे, जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन लेते रहे। तो उसी का परिणाम है कि हमारे पिताजी ने, चाचा जी ने जो मेहनत की और जिस ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मेहनत की, जी जी, हमें सब कुछ उन्हीं का प्रसाद है। अच्छा, आपका बचपन गांव में गुजरा, तो आप बचपन में आपकी एक्टिविटी कैसी थी? आप पे क्या प्रभाव था? किस तरीके की एक्टिविटी करते थे बचपन में? देखिए, मैं तो ज़्यादा तो शिक्षा पर ध्यान देता था। उसके अलावा मेरे पिताजी सामाजिक बहुत थे, राजनीतिक लोग उनके पास बहुत आते थे। कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह, मुमताज़ मोहम्मद खान, दो राजनीतिक बड़ी हस्तियां ऊंचा गांव ब्लॉक की थी। जो सेंट्रल मिनिस्टर थे कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह, जी 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 जी, मुमताज़ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे। दोनों घरानों से मेरे पिताजी ने पारिवारिक रिश्ते बनाए। इस वजह से राजनीतिक लोगों का मेरे घर बुलैन वहाँ मवई गांव में काफ़ी आना जाना रहता था। तो मेरी दिलचस्पी भी अपने पिताजी के साथ साथ राजनीति में भी धीरे धीरे वहीं से बढ़ने लगी थी। और मैं वहाँ आने जाने वाले लोगों की सेवा करता था और राजनीतिक बातों में मुझे बचपन से ही बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो त्रिलोक चंद जी के आप बेटे हैं, तो आप कितने बहन भाई हैं? आप? हम 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है, ओके, और फिर मेरे से छोटा भाई है, उससे छोटी और एक बहन है। अच्छा, 4 बहन भाई हैं। और आपके जो चाचा हैं दीपचंद जी, उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटे उनके प्रमुख रहे थे लखावटी ब्लॉक से मेरे भाई, अच्छा, सोमेश्वर सिंह। उनको और मुझे भी लोग यही समझते थे कि हम शायद सगे भाई हैं। जी जी जी। हमारा कुछ भगवान की कृपा ऐसी रही कि हमारी जो है संस्कार हमारे पिताजी चाचा जी ने ऐसे दिए कि हम सब बहन भाई चाचा ताऊ के भी ऐसे रहते थे कि शायद कोई ये जज नहीं कर पाता था कि हम चाचा ताऊ के बच्चे हैं। आज भाइयों में प्यार था, प्रेम था, तो बच्चे भी फिर उसी उसमें कंडीशन में रहे। हाँ, वो थोड़ा सा वो कल्चर डेवलप हुई। सोमेश्वर प्रमुख साहब का भी अपना एक अलग व्यक्तित्व था, वो भी बड़े भले इंसान, क्योंकि मैंने तो उनको बड़ा बचपन में देखा है, तो उनका भी व्यक्तित्व बड़ा अलग था। अच्छा, आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो नींव तो उसकी बचपन में ही पड़ने लगी थी, क्योंकि आपके फादर राजनीति से जुड़े हुए थे, सभी हस्तियां वहाँ आती थीं। तो आपका पॉलिटिकल कैरियर वो कब स्टार्ट हुआ? देखिए, मैं पहले तो वॉलंटरी बन के ही मैंने काम किया था। हमारे 1978 में इंदिरा जी जेल गई थी, तो मेरे पिताजी भी जेल गए थे, मुमताज़ मोहम्मद खान, कुंवर सुरेंद्र पाल सिंह के साथ। तो मैं स्टूडेंट था लॉ का उस टाइम। जी जी जी, 78 की बात है। तो मैं इन लोगों को खाना पहुंचाने के लिए जेल जाया करता था। ओके। मेरे अंदर भी जज्बात थे जी कि देश के निर्माण में, देश की तरक्की में और देश के भले में अगर कुछ अपना योगदान दे सकूं, तो मेरा शुरू से ही कुछ ऐसा मेरे अंदर जज्बात थे। उन्हीं दिनों से राजनीतिक बातों की मुझे समझ भी आई। उसके बाद मैं एजुकेशन के साथ साथ अपना पिताजी मेरे बिजनेस में भी रखते थे जी। मगर एक्टिव जो आप कह रहे हैं, मुझे कब से कोई वो एक्टिव रोल अदा करने का वक्त मिला। मुझे 1988 में कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस के स्पोर्ट्स सेल का जनरल सेक्रेटरी बनाया था जी। तो 1988 से मैं एक्टिव संगठन में हुआ जी। उसके बाद मुझे बाद में सलमान खुर्शीद साहब ने मेन कांग्रेस का मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया। ये कौन से सन की बात है? ये 99 में। अच्छा, 99 में। उसके बाद में 2006 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया कांग्रेस का जी। उसके बाद में बीच बीच में मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य तो बनाते ही रही पार्टी।
मतलब आप उसके जब बाद सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आप स्टेट में यहाँ के प्रेसिडेंट थे? मैं जिले का प्रेसिडेंट था। जी जी जी। और उसके बाद में मैं हटाया गया जिला अध्यक्ष से, तो मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। जी। साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुझे सदस्य बनाया गया। मैं कांग्रेस को अपनी माँ समझकर कांग्रेस की सेवा करता रहा। जी। राजनीति में इंदिरा गांधी मेरी आदर्श थी, हैं और रहेंगी। और कांग्रेस में मैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ कांग्रेस की सेवा करता रहा। और कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान प्यार दिया। मुझे दोबारा कांग्रेस ने 2021 में 1 मार्च 2021 को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया। जी जी जी। और जिलाध्यक्ष बन के मैंने करीब 10 महीने करीब फिर काम किया। मैंने आपका पॉलिटिकल कैरियर देखा है। जब जब भी आप अध्यक्ष रहे, आप कांग्रेस के अंदर आपने जो भी एक आपको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली, तो ज़िले के अंदर एक अलग ही माहौल होता था आपके टाइम में। ये मैंने महसूस किया, मैं इसको देखता था। लेकिन अभी आप लगभग 3 दशक से राजनीति के अंदर हैं और ज़िले में अध्यक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आप एक लंबे समय से हैं, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबसे आपके रिलेशन भी हैं, सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये अभी के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, अभी जो रिसेंटली, उसमें सुनने के लिए आ रहा था कि आपको अनूप सर से टिकट मिल रहा है, अनूप सर से आप चुनाव लड़ेंगे। और किसी कारणवश आपका टिकट नहीं हुआ, ये तो आप इंटरनली आप ही बताएंगे। आपकी एक लंबी जर्नी कांग्रेस के साथ थी और महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे। आपको कभी एमएलए का या एमपी का या कोई टिकट ऑफर नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से? ऐसा है, आपने अभी अपनी वार्ता में एक बात कही कि जब मैं अध्यक्ष रहा तो बड़ा यहाँ पर कांग्रेस में बड़ा काम हुआ, एक्टिव रहे। मैं इसका श्रेय अपने साथियों को देना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये संगठन का काम, ये टीम वर्क होता है जी। अगर आपके पास टीम अच्छी होगी या टीम अच्छा काम करेगी तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो मैं अपनी उस सफलता के पीछे अपने साथियों का हाथ मानता हूँ। और मैं सारा वो मैं श्रेय उनको देना चाहता हूँ। आपने सवाल किया कि कांग्रेस ने कभी मुझे कोई एमएलए एमपी का टिकट ऑफर किया या नहीं किया। मुझे कांग्रेस ने 2012 में भी अनूप सर से टिकट दिया था असेंबली का जी, मगर वो सीट गठबंधन में चली गई थी, लोकदल के स्टेम चली गई थी। तो मैंने लोकदल का चुनाव लड़ाया। 2017 में फिर मुझे टिकट कांग्रेस ने दिया। फिर वो सपा को गठबंधन में चली गई तो मैंने सपा का चुनाव लड़ाया। 2022 में फिर मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया जी। आई एम टू मच ग्रेटफुल टू कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने मुझे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर मेरा नसीब धोखा दे गया उसमें कांग्रेस या अब की बार तो कोई गठबंधन में नहीं गई थी। इस बार गठबंधन में नहीं थी। इस बार जरूर कांग्रेस से मुझे बहुत तकलीफ हुई, कांग्रेसी कार्यशैली से मुझे तकलीफ हुई। हम बावफा थे जी, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, उन्हें शायद तलाश किसी बेवफा की थी। मैंने कांग्रेस को अपनी माँ समझ के कांग्रेस की सेवा की और मेरा इस बार भी टिकट हो गया था राकेश जी। मुझे 10 जनवरी को हमारे माननीय सचिव धीरज गुजर जी का फोन आ गया था कि शिवपाल जी आपका टिकट हो गया, बधाई हो। मगर उसके बाद परिस्थितियां बदली कि गजेंद्र सिंह जो पूर्व विधायक बहुत सम्मानित हैं, बसपा से 2 बार विधायक रहे, उसके बाद वो लोकदल में चले गए। लोकदल गठबंधन से उनका टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने हमारे बहुत ही सम्मानित बहुत बड़ी हस्ती हैं हुड्डा जी, उनके द्वारा उन्होंने मेरा टिकट काट कर और टिकट हासिल कर लिया। मुझे तकलीफ हुई और तकलीफ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो तकलीफ मुझे इसलिए हुई कि मुझे जो जख्म दिए, जो दर्द दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया जिसको मैं अपनी माँ समझता था। हम राजनीतिक परिवेश में किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं तो विचारधारा ही एक मेन होता है।
क्योंकि राजनीति में कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, आप इंडिविजुअल भी राजनीति में अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अपना एक सोच होती है कि हमारी जो पार्टी है हमारी सोच के साथ काम कर रही है। अब बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि गजेंद्र सिंह को अभी चुनाव लड़ाया गया अनूपसर विधानसभा से कांग्रेस से। वो बसपा में थे, 2 बार विधायक रहे, वहाँ से बसपा में उनका क्या रहा वो जाने। लेकिन फिर वो लोकदल में चले गए और लोकदल में वो राजनीति करने तो नहीं गए थे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो एमएलए का टिकट ही लेने गए थे और किसी कारणवश वहाँ उनको एमएलए का टिकट नहीं मिला। तो अब उनके राजनीतिक जो भी उनके सलाहकार रहे हों, उन्होंने कांग्रेस का उनको ऑफ़र दिया कि भाई कांग्रेस में जाइए। मेरा कंसर्न गजेंद्र जी से नहीं है, कंसर्न ये है कि जब गजेंद्र जी लोकदल छोड़ के कांग्रेस में आए और कांग्रेस की जो संगठन है, क्योंकि कांग्रेस में मैं जहाँ तक देखता हूँ ऑब्जर्वर भी आते हैं कि भाई किसका माहौल है, कौन आदमी लड़ सकता है, कहाँ क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस कंडीशन में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है या जो प्रदेश में जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, उन लोगों ने इस पे विचार नहीं किया कि भाई यहाँ कौन आदमी मजबूत है। दूसरा, एक आदमी टिकट लेने के चक्कर में लोकदल गया और लोकदल में ना मिलने से फिर वो कांग्रेस में आ रहा है। तो इतनी चीज़ें तो कहीं ना कहीं कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल राजनीतिक भी समझता है कि वो उद्देश्य क्या है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और आज हाशिए पर है, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। उसका कारण क्या है? उसका कारण, जहाँ तक क्योंकि हम भी मीडिया में हैं, ऑब्जर्व तो करते ही हैं कि इस तरीके का जो परिवेश है कि जो सच्चे सिपाही हैं, जो सच्चे नायक हैं, उनको तो हटा दिया जाता है और जो बाहर से आए लोग जिनका कोई अपना पार्टी के अंदर व्यक्तित्व नहीं, कोई कुछ नहीं, को टिकट दे दिया जाता है। तो ऑब्जर्वर जो थे पार्टी के, उन्होंने कभी इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं दी पार्टी को, सिर्फ नेतृत्व को। देखिए, ऑब्जर्वर जितने आए, प्रभारी जो आए, उन्होंने रिपोर्ट अच्छी दी, ठीक दी, तभी तो मेरा टिकट हुआ था फाइनल जी। ये तो टिकट फाइनल होने के बाद में मेरा टिकट काट कर उनका किया गया है। मैं इसमें गजेंद्र सिंह जी की कोई गलती नहीं मानता। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो भी होता है वो महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, वरना राजनीति क्यों कर रहे हैं। अगर कोई कहता है मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं मानता हूँ सफेद झूठ बोलता है। महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसके लिए कुछ आदमी के सिद्धांत भी होने चाहिए। तो इसमें गजेंद्र सिंह की कोई गलती नहीं। हाँ, नहीं, वो गलती हम मान नहीं रहे। एक पार्टी का निर्णय अनूपसर पर ही गलत नहीं हुआ, एक दूसरा निर्णय सिकंदराबाद पर भी ऐसा ही सेम गलत हुआ था कि वहाँ हमारे बहुत सम्मानित सलीम अख्तर एडवोकेट हैं, वो पहले बसपा से चुनाव लड़े थे, कभी 123 वोट से वो हारे थे। जी। पार्टी ने आकलन कर लिया कि सिर्फ 123 वोट से हारे थे। उन्होंने ये आकलन नहीं किया कि वोट थी किसकी, वो बसपा की वोट थी। जी। वो उस माहौल की वोट थी। फिर सलीम अख्तर साहब बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए। कांग्रेस में कुछ दिन राजनीति करने के बाद वो सपा में गए। सपा की वो राजनीति कर रहे थे, सपा से वो टिकट मांग रहे थे। वहाँ उनका सपा का टिकट नहीं हुआ सपा से, तो 11th आवर्स पर सेम केस जैसा अनूपसर पर था, वैसा ही उनको पार्टी ने लेकर और टिकट दे दिया रातों रात। तो आपने बड़ी लॉजिकल बात की थी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप लॉयल लोगों को और डेडिकेटेड लोगों को काट कर और इस तरीक़ा से बेवफाओं को लेकर अगर आप जो है चुनाव लड़ाएंगे, टिकट देंगे, तो पार्टी निश्चित ही कमज़ोर होगी। अभी कांग्रेस तो शायद आपने छोड़ दी है। कांग्रेस मैंने किस लिए छोड़ी है मैं बता दूं आपको। मेरा अपना एक करैक्टर है कि मैं जिस पार्टी में रहता हूं उस पार्टी का मैं विरोध नहीं करता, मगर जो हालात अब बन गए थे तो मुझे इनका विरोध करना था, गजेंद्र सिंह का भी और सलीम अख्तर साहब का भी। इसलिए करना था कि मैं इस निर्णय के बहुत सख्त खिलाफ था। किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देती पार्टी अनूपसर पर भी और सिकंदराबाद पर भी, तो मैं दिल लगाकर काम करता। फिर मैं अगर पार्टी में रहता, कांग्रेस में रहकर विरोध नहीं कर सकता था, वो मेरे करैक्टर के खिलाफ था। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि मुझे विरोध करना था। तो कांग्रेस तो आपने छोड़ी ही है।
आत्मा से तो अभी आप कांग्रेस से निकले नहीं, आत्मा नहीं, में तो भी बिल्कुल। कांग्रेस बसती है। आज भी मेरे दिल में कांग्रेस है, मैं ठीक है, कांग्रेस से बहुत प्यार मैं करता हूँ। देख रहा हूँ आपका कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आपने पीछे पोस्टर भी लगा रखा है, तो अभी आपकी नाराजगी है, दिल से अभी कांग्रेस नहीं निकली है। हाँ, मेरी नाराजगी, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और प्रियंका गांधी जी में मैं इंदिरा जी की तस्वीर देखता हूँ, इसलिए प्रियंका जी से भी मैं इमोशनल प्यार मानता हूँ। और सच्चाई से बता रहा हूँ मैं आपको कि राहुल गांधी के बराबर सच्चा नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो बहुत सीधा सच्चा बड़ा काबिल इंसान है। ठीक है, परिस्थितियाँ जो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, जब जनता जिसके साथ होती है तो उसमें सारे गुण हो जाएंगे। तो जहाँ तक इंसान का सवाल है, राहुल गांधी बहुत ईमानदार सच्चे इंसान नहीं हैं। ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी सच्चे और ईमानदार हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस उनके नेतृत्व में हाशिए पर जो है पूरे देश के अंदर, इसका कारण आप क्या समझते हैं? और मैं आपको बता दूं मैं क्या समझता हूं एज ए जर्नलिस्ट। मैं जहां तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूं राहुल गांधी जी को, वो एज ए इंसान बहुत बढ़िया हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको ग्रास रूट के बारे में जानकारी नहीं है। ग्रास रूट पे अगर वो काम करें तो शायद पार्टी को जो है कुछ एक अच्छा नेतृत्व मिल सके, क्योंकि हिंदुस्तान गाँव में बसता है, और जब आप गांव के लोगों की बात नहीं सुनेंगे, गांव के लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, संगठन के लोगों से उनकी बात को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी पार्टी, कोई भी मिशन काम नहीं कर सकती। क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ आप इससे सहमत हैं? मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूँ, कुछ से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा उन्हें ग्रास रूट लेवल की जानकारी नहीं है और किसान की और उसकी वो बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। ग्रास रूट लेवल की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, और किसान, मजदूर, गरीबों के जितने सच्चे मसीहा राहुल गांधी हैं, शायद ही कोई नेता होगा। राहुल गांधी की सोच का ही ये नतीजा है कि जो 72,000 करोड़ रुपया लोन माफ़ किया था किसानों का, ये उन्हीं की सोच है। न्याय योजना लाए थे, वो 72,000 रुपये सालाना देने की बात की थी। किसानों को बिजली हाफ रेट पर देने की बात की थी। काफ़ी योजनाएं उनकी ऐसी थी जो किसानों के भले में, किसानों से जुड़े हुए मजदूर होते हैं, और किसानों से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति होता है। आज भी आप उन्हीं की हिमायत कर रहे हैं? नहीं, मैं हिमायत नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। वरना मेरी अपनी देखिए सोच क्या है, मेरी अपनी सोच ये है, पॉलिटिक्स इज ए गेम नॉट ए वार। पॉलिटिक्स एक खेल भावना के हिसाब से करनी चाहिए। राजनीतिक मंच जो भी पार्टियां हैं वो विचारधारा के मंच हैं। मेरी विचारधारा कांग्रेस से मान लो मिलती है, मैं कांग्रेस से करता हूं मान लो राजनीति, आपकी मान लो सपा से मिलती है, आप सपा की उससे करिए। अपनी अपनी आइडियोलॉजी और वो होती हैं, मगर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें जो हमदर्दी रखनी चाहिए। हम हर नेता रामराज की और किसानों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई अच्छे प्रोग्राम बीजेपी के पास भी हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। सिर्फ इसलिए हम विरोध करें क्योंकि हम राजनीतिक विरोध रखते हैं बीजेपी से, या हम सपा का हर कार्यक्रम का इसलिए विरोध करें, मैं इसके खिलाफ इस बात से मैं आपकी से इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि अपोजिशन की जो भूमिका हम देख रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, मैं जो देख रहा हूं कि अपोजिशन का काम क्या हो गया है कि सही को भी गलत और गलत को भी सही। कंसर्न ये है कि अपोजिशन के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर सामने वाले का काम सही है तो इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि हाँ भी आपने सही किया है, और जो गलत किया उसको बोलना चाहिए आपने गलत किया है। एग्जैक्टली। और ये जो आपने जो साहस की बात करी ना, हिम्मत की जी, अगर वो हिम्मत है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर ही है, जो सही बात को डंके की चोट सही बोलते हैं और डरते नहीं हैं। और मैं जो आप कह रहे थे उसी को आगे मैं और अपना बात क्लियर कर दूं। मेरी सोच अपनी ये है, मान लीजिए भाजपा के प्रोग्राम है, समान नागरिक आचार संहिता का प्रोग्राम है, समान नागरिक का कार्यक्रम उनका अच्छा, बिल्कुल सबको स्वागत करना चाहिए। मगर तकलीफ ये है कि भाजपा के पास कई कार्यक्रम अच्छे हैं, जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जी जी, जो इंदिरा जी ने 1975 में ही महसूस किया था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, और इसलिए उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम लाई थी। मगर उसका जो है मिस यूटिलाइजेशन किया अधिकारियों ने, उसका तो खामियाजा उनको बड़ा खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून अगर लाया जाए कायदे से,
तो जो अच्छे कार्यक्रम हैं, कांग्रेस को भी हर दल को उसका स्वागत करना चाहिए, मगर तकलीफ क्या है, कार्यक्रम अच्छे हैं भाजपा के पास, मगर भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। आज जो राजनीतिक दल देश हित से, जनहित से ऊपर उठकर वोट हित की जो जितनी सोचते हैं, वो ही देश का नुकसान करता है, वो ही जनता का नुकसान करता है। क्योंकि हम राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक दल जितने भी हैं, वो राम राज्य की बात तो करते हैं, कल्पना तो करते हैं, मगर वोट के आगे अंधे होकर सही कार्यक्रमों को सही नियत के साथ लागू नहीं करते, अमल नहीं करते, तो वोट की राजनीति के आगे अंधे हो जाते हैं। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा फिलहाल में मेरा स्टेप ये है कि मैं किसी दल में नहीं, लोगों के दिल में रहूँगा जी। और मेरा राजनीति करने का मन अब बहुत कम रह गया है। उसकी वजह ये, आजकल का जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत पॉलिटिक्ड है, और राजनीतिक लोगों में ही कमियां नहीं है। माफ़ करेगा, मैं माफ़ी के साथ मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ, आज जनता की भी सोच बहुत खराब हो गई है। एक तरफ तो जनता कहती है कि राजनीति में बड़े बदमाश है, बड़े गंदे लोग हो गए, बड़े भ्रष्ट हो गए, और जब वोट देने का वक्त आता है तो जनता भले आदमी को हरा के बैठा देती है और बदमाश और करप्ट आदमी को एमएलए एमपी बनाकर सदन में भेज देती है। तो मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने जो है सिद्धांतों को ज़रा सुधारें और अच्छे बुरे का फ़र्क करना सीखें। चलिए शिवपाल जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे चौधरी शिवपाल सिंह, और हमने आज इनके बारे में जाना, इनका राजनीतिक सफ़र, इनका जीवन कैसा रहा, और बड़ा अच्छा आपसे बात हुई। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।